लोकसभा में 99 मिनट और बुधवार को राज्यसभा में 90 मिनट। दोनों ही बार पीएम मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लेते हुए अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी दी, वहीं विपक्ष पर धुआंधार प्रहार भी किए। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार एनडीए 400 के पार, लेकिन कांग्रेस के लिए 40 से पार जाना भी चुनौती। वहीं कांग्रेस के आरक्षण पर ताजा स्टैंड को भी घेरा और कांग्रेस को दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी बताते हुए नेहरू को आरक्षण विरोधी करार दिया। खास बात यह कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल को अपने एनडीए के 10 साल के कार्यकाल से आंकड़ों के साथ कंपेयर भी किया, 3.0 को कंफर्म बताया और अगले 5 साल के टारगेट पर भी बात कर ली। अब प्रश्न कई हैं, जैसे क्या 24 की रेस में मोदी के फेस के सामने विपक्ष धराशायी हो गया है? प्रश्न बीजेपी से भी है कि क्या अब भी कांग्रेस की विफलताएं गिनाना ही जीत की गारंटी है आपके लिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, उम्मीद है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में जो अभिभाषण पर हुई बहस का जो उन्होंने जवाब दिया वो आपने सुना होगा। क्या खाका नजर आ रहा है आपको इसमें? देखिए स्वप्निल जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज राज्यसभा में 90 मिनट तक जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया, वो वास्तव में एक बड़ा कॉन्फिडेंस उसमें प्रधानमंत्री जी का झलक रहा था। कांग्रेस को पिछले कांग्रेस के शासनकाल में घेरते हुए और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई तो आगे का खाका भी खींचा। 10 साल जो है मनमोहन सिंह सरकार के उन्होंने पूरी तरह विफलता के बताते हुए कहा कि वो समय था जब खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो है विकास दर गिर रही है, जो है घाटा बढ़ रहा है, इस तरह का उदाहरण देते हुए और फिर कहने लगे कि फिर उन्होंने जवाब दिया कि मोदी ने तो कभी नहीं कहा ऐसा। फिर इसी तरह से उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है उसके समय 12वीं नंबर की अर्थव्यवस्था जो थी उसे 5वें नंबर पे लाने का मोदी सरकार ने काम किया है। यानी अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का उन्होंने जो जिक्र किया है वो अपने आप में सरकार को जो है कसौटी के पैमाने पर खरा उतारता है। इस तरह का मोदी जी ने जो प्रयास किया, फिर उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत के लोग जो बुलेट ट्रेन भी देखेंगे, वंदे भारत की ट्रेनें भी बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह से उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो जिक्र किया कि कांग्रेस कहती खास है। बात रही कि देखिए कॉन्फिडेंस इस हद तक था कि मोदी 3.0 रिपीट होने का तो दावा किया ही किया, लेकिन मोदी 3.0 बनने की स्थिति में अगले 5 साल क्या करना है उसके बारे में भी एक खाका खींचते चले गए। राजकुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राजकुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष धराशायी हुआ है जैसा कि माना जा रहा है? क्योंकि स्पीच तो बहुत जोरदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यूपीए के 10 साल को अपने 10 साल के आंकड़ों के साथ उन्होंने कंपेयर भी किया। स्वप्निल जी, आज देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोक राज्यसभा में अपना भाषण दे रहे थे, 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हो और ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस कर रहे हो। तो ये बड़े दुख का विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गार्जियन है वो, सबके प्रधानमंत्री, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, पानी पी पी कर 90 मिनट तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कोसने का काम किया। नहीं राजकुमार भाई, वो अच्छा होता अपनी योजनाओं को बताते, देश को एड्रेस करते। राज्यसभा लोकसभा देश के साथ आपने स्पीच सुनी? मैं लोकसभा नहीं हूं, मैंने कल भी पूरा सुना था, आज भी पूरा। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, उन्होंने 4 हिस्सों में अपनी स्पीच को बांटा। उन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस को निशाने पर लिया, मानता हूं। फिर आपकी जाति पर आरक्षण पर जो अभी मौजूदा स्टैंड एकाएक सामने आया है उस पर भी उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने यूपीए के 10 साल भी गिनाए, लेकिन एनडीए के 10 साल पर भी उन्होंने बात की, आंकड़े बताए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को कोसा है। स्वप्निल जी, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को दुनिया का ताकतवर प्रधानमंत्री मानते हैं। 300 से ऊपर उनकी सीटें आई हुई है। हमारी 40 सीटें हैं। ये 40 सीटें उनको परेशान क्यों कर रही है? मेरे ये समझ में नहीं आता। वो तो कह रहे हैं प्रार्थना करूंगा वो 40 आप बचा लें। 400 पार इस बार बता रहे हैं, 40 वाले से मुकाबला कर रहे हैं और ये समय है। नहीं राजकुमार भाई, घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं राजकुमार भाई देखिए, नहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है। नहीं राजकुमार जी, ये जो 40 वाली बात है ना, ये ममता बनर्जी ने कही
जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कोट कि वो तो आपके किया लिए है। प्रार्थना कर रहे हैं कि आप 40 बचा लें, ये तो सहृदयता हुई ना। हम भी तो कोट कर रहे हैं कि हमारे गार्जियन है वो। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं ना, गार्जियन है वो पूरे देश के। जैसे पूर्व में अशोक गहलोत जी गार्जियन अपने आप को राजस्थान का बताते थे, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, मैं प्रवक्ता होने नाते कह रहा हूं, वो देश के गार्जियन है। लेकिन वो गार्जियनशिप निभाने की बजाय विपक्ष को जितना मार सकते हो मारो। वो देश में जहां एक तरह से अपनी पूरी ताकत 50% देश पे लगाते हैं, तो 60% वो ताकत इस बात पे लगा रहे हैं कि विपक्ष को कैसे तोड़ना है, एक एक सीटें कैसे तोड़नी है, एक एक राज्यों को कैसे तोड़ना है। झारखंड का बहुत बड़ा उदाहरण देखा, तो आपके पास जवाब दिल्ली का नहीं उदाहरण आप देख रहे हो। तो आपके ये पास सब मोदी का गलत है। जवाब नहीं है, तभी तो इस हालत में आप पहुंचे। जवाब हमारे राहुल गांधी निकले हुए ना, पहले एक बड़ी अरे वो तो यात्रा राहुल पहले गांधी भी ने निकले निकाली, थे, उसके बाद 3 राज्यों में क्या हुआ? हमारे राहुल गांधी राजकुमार यात्रा जी। निकाल रहे हैं, ठीक अब है। दूसरी यात्रा फिर निकल रही ठीक है। है, और उनको भी किस तरीके से ठीक है। परेशान किया जा रहा है, ठीक है। पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। क्या इसे कांग्रेस की सफलता न माना जाए कि आपको जाति पर आपके स्टैंड को क्लियर करने के लिए कांग्रेस ने मजबूर कर दिया? आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण पर भी बात रखी और जाति पर भी बात रखी। देखो कि एक तो आपने ओपनिंग पॉइंट में बता दिया स्वप्निल जी, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हर विषयों को लिया जो देश के लिए, जो इन 10 सालों में हमने क्या काम किया और आगामी में वर्षों में हम क्या काम करेंगे, और कांग्रेस के तो जो यूपी के confidence था कि शासन overconfidence। का, यूपी के शासन के काल का पूरा काम बताया कि उनका कैसा था और हमारी समय किस प्रकार का। बाकी आपने कहा कि आरक्षण की बात कही, तो आरक्षण के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर जी लेके आए, उस संविधान में लेके आए, उनके जो जितने भी सदस्य थे उन्होंने उस संविधान के अंदर सम्मिलित किया। नहीं, सवाल आरक्षण का इतिहास नहीं है, नहीं, सवाल नहीं, यह है कह रहा कि हूं, क्या यदि- कांग्रेस की इसे यदि- जीत माना जाए कि आपको प्रधानमंत्री जी- मोदी को मजबूर कर दिया इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। स्वप्निल नहीं। जी, आरक्षण को लेकर के कांग्रेस को घेरा भी है कि हाँ, एग्जैक्टली राधेश्याम जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने तो कांग्रेस अपने एक मुख्यमंत्रियों को मुद्दे पर रोका आपको था खींच लाई कि कि जवाब आरक्षण देना से पड़ेगा, मुझे राज्यसभा नफरत में है। देना पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस की एक जीत नहीं है? देखो कि उन्होंने जो बात की, नेहरू जी की बात करी, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी कि साहब सरकारी नौकरियों में इस प्रकार के दक्षता की बात आती है तो इनको आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बात यदि कही है और आज ये कह रहे हैं कि साहब ओबीसी का प्रतिनिधित्व 50% की जो है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो आपके भी यूपीए के शासन काल में 10 साल में रहे, इंदिरा साइनी का केस 1992 के अंदर आया, फिर भी आपके नरसिंह राव की सरकार रही, तो आपका एक मिला था समय, उस समय आपने क्या, सिर्फ ओनली चुनाव के समय में आकर के आप इस प्रकार की अरे पर बातें आप इतनी कर रहे हैं। थोथी बात है अगर, तो प्रधानमंत्री मोदी को बोलने की जरूरत क्या थी? आपको अपने एक मुद्दे पर ले आए ना खींचकर, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना नहीं, पड़ा ना। प्रधानमंत्री जी ने हर बात पर बोला है, इसके अंदर रिजर्वेशन की वाली बात भी आ गई है। और जहां तक बात करूं तो पीएसयू के बारे में बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के एक माहौल खराब करती है कि सर इनको बंद कर दिया, तो 2014 के अंदर 234 हुआ करते थे, 2024 में 10 साल के अंदर बीजेपी के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में 254 तो बढ़ोतरी नहीं हुई क्या, और क्या है? बंद की बात कहीं, जहां तक ग्रोथ की बात आती है, नेट ग्रोथ कितना बढ़ा है? वो 9.5 लाख था यूपीए के सरकार के अंदर, अब 17 लाख हो गया। इसलिए मैंने कहा कि तो कंपैरिजन मैं वाइज उन्होंने आंकड़े तो बताए, आंकड़े इसमें कोई बताए। दोराई नहीं है। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए एक बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने 100% सच कही है, जिस पे क्रॉस नहीं किया जा सकता, वो ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को ये बोलते हैं कि भाई आप ही की वजह से हम आए और यूं ही चला तो हमारा 3.0 भी तय है, ये बात फैक्ट है, क्योंकि सामने कोई है नहीं, गठबंधन कहां है, क्या कर रहा है? अब देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बेशक किसी पार्टी का वो बताएं वक्तव्य, लेकिन अब ये इनके खुद के पास भी जवाब नहीं। आप देखिए, अब जैसे कश्मीर के मामले में लेकर के अब ये जो है ओबीसी और आरक्षण इनको बढ़ाने की बात जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने तो कहा है कि कश्मीर में 370 के माध्यम से आपने तो अधिकार ही नहीं दिए वो एसटी एससी ओबीसी को, यहाँ तक कि एट्रोसिटी का भी कोई अधिकार नहीं था वहां पर, जो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, यानी मोदी ने दिया है। इसी तरह उन्होंने कहा, देखिए कि अनुसूचित जनजाति की महिला को जो है राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया है। यानी जो कांग्रेस आज जो है जो एससी एसटी ओबीसी इनके आरक्षण की बढ़ाने की बात कर रही है, इनके हितों की बात कर रही है, मोदी ये कोई जो है कपोल कल्पित बात थोड़ी कह रहे हैं, वो सदन में बोल रहे हैं, कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है। जवाब यदि है तो अगर राजकुमार जी, हाँ, ये तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी इनडायरेक्टली आपको दोगला कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं अब आरक्षण के मुद्दे पर?
नेहरू की चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। राजकुमार जी बताएं कि दो इस तरह मिनट की राधेश्याम जी, बात 2 करें, मिनट हम राधेश्याम जी, मानेंगे। राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं नेहरू की चिट्ठी उन्होंने बताई। आपको याद होगा वो मंडल कमंडल वाला दौर, वीपी सिंह सरकार वाला दौर, उस दौर में राजीव गांधी ने ये कहा था कि वीपी सरकार का ये फैसला देश के विभाजन वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये राजीव गांधी ने कहा था। आज आप उस स्टैंड से अगर हट रहे हैं तो आपको बताना चाहिए ना कि अगर वो आपको इनडायरेक्टली दोगला कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं। बात ठीक कह रहे हैं स्वप्निल जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर चले, सभी जाति धर्मों को साथ लेकर के चले। आज जो हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बैटिंग भी मैं ही करूंगा और बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियां देशवासी सब केवल फील्डिंग करो, तो ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ठीक है, आज उनका समय है, आज उनका समय है, आज वो बोल रहे हैं, आज वो घमंड में चूर है, कोई बात नहीं, समय हमारा भी था। एक वक्त हमारी जब 442 सीटें आई थी तब तो हमने तो घमंड नहीं किया था, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन मैं आपके स्टैंड की बात कर रहा हूं, आप अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं? चलिए, जैसे मान लीजिए कि आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं कराई, कर्नाटक में क्यों नहीं कराई? अच्छा, कर्नाटक में एक वक्त आपने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन जब लिंगायत समुदाय को नाराज होते देखा तो आपने उस स्थिति को वहीं रोक दिया। ये स्थितियां तो बनती रहेंगी ना आपके सामने, पता तो चलना चाहिए कि कांग्रेस सोच क्या रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी समुदाय एक साथ ताकत के साथ आगे बढ़े और सबका विकास हो। नहीं तो क्या आप इस आंकड़े का स्वागत करेंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2014 से पहले 120 एकलव्य स्कूल थे, अब 400 हो चुके हैं। एक जनजातीय विश्वविद्यालय था, अब 2 हो चुके हैं। इसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि 2014 से पहले उच्च शिक्षा में SC, ST, OBC 2014 के बाद SC का नामांकन 44% बढ़ा, ST का 65%, OBC का 45%। ये तो सारी जातियों की बात है ना, ये आंकड़े तो मोदी जी बता रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों का स्वागत नहीं होना चाहिए? सिर्फ ये कह के उड़ा दें कि नहीं साहब मोदी ने बोला इसलिए गलत। अगर मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो कांग्रेस पार्टी को उसको अच्छा करने में कोई एतराज नहीं है। ये अच्छे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है तो ये कि आंकड़े सिर्फ अच्छे हैं। कोसने का काम करे, अच्छे को भी बुराई बताते जाए। हम उन लोगों में से नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनमें से कभी नहीं थी। हम सत्ता के लिए कोई काम नहीं करते कि सत्ता आ रही है, चुनाव आ रही है। राजकुमार भाई, आपने ये कहा कि नौकरियां इसलिए नहीं निकल रही हैं, आप आज नहीं कहा, अभी 3-4 रोज पहले, कि नौकरियां इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि SC, ST को नौकरी नहीं देना चाहती केंद्र सरकार, ठीक है ना। उसके बाद आपने कल कहा कि साहब हम आरक्षण की जो लिमिट है उसको उखाड़ फेंकेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब ये कह रहे हैं कि ये किसी के लिए सोच ही नहीं रहे, तो ये आंकड़े उसको झुठला नहीं रहे क्या कि 400 एकलव्य स्कूल हो चुके हैं जो कि 120 ही थे, है ना। जनजातीय विश्वविद्यालय 2 हो चुके हैं जो कि 1 ही था। तो ये आंकड़े उसी समाज के लिए है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर वास्तविक तौर पे ऐसा हो गया है तो ये बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करने में कितनी माहिर पार्टी है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। ठीक है, एक बात का जवाब दीजिए, आपके हिसाब से आज देश अर्थव्यवस्था में कहां पर है? उस 5वें नंबर पर है कि नहीं है जहां पर मोदी जी बता रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि पहले हम 11 से 12 पे आए थे, आज वो 5 पे आए। तो अच्छी बात है। मैंने क्या कहा आपको, कांग्रेस पार्टी उस हर बात का स्वागत करती है। तो फिर आप किस ग्राउंड पर लड़ेंगे? देश आगे बढ़ रहा है, अगर ये चीजें आगे बढ़ना तो आप किस ग्राउंड पर लड़ेंगे? राजकुमार भाई, घुल चुका है स्वप्निल जी, नहीं, ये जो जहर घुल चुका है, ये जहर नहीं घुलना चाहिए। अरे भाई, मोदी जी कहते हैं सिर्फ बैटिंग मैं करूंगा। अरे बट जहर तो आगे घोल देंगे। आउट हो गया अगर नहीं, अच्छा एक बात बताइए राजकुमार भाई, एक बात सोच के बताइए, अगर आप आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और बढ़ा देंगे तो क्या उससे जहर नहीं घुलेगा? ये तो राजीव गांधी ने कहा भाई 9 नवंबर 1990 को। मैं तो तारीख भी बता रहा हूं आपको, बताइए फिर। अब देश में जहर नहीं घुलना चाहिए, देश में प्रेम भाव सद्भाव बना रहना चाहिए। आरक्षण का जो अब आपका स्टैंड है, राजीव गांधी उसी तरह के स्टेज पर ये कह चुके हैं कि ये देश का विभाजन करने वाला है। आप उसी स्टैंड को आगे बढ़ा रहे हो कि हम लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या वो विभाजन वाला फैसला नहीं होगा? क्या उससे जहर नहीं घुलेगा? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। जहर नहीं घुलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं जहर नहीं घुलना चाहिए। देश में तरक्की होनी चाहिए, देश में सभी जाति धर्म समुदाय सब आगे बढ़ने चाहिए। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में हमेशा ठीक है। अब अशोक जी, एक बात है, ये बड़ी सोचने की बात है कि चलिए चुनावी रैलियों की बात अलग, लेकिन जब राज्यसभा और लोकसभा में स्पीच होता है तो हमें लगता है कि सरकार के कामकाज और अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान जितने भी मुद्दे उठे उन सबका जवाब आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी स्पीच देते हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन वो सिर्फ कांग्रेस को कोसने में लगा देते हैं या हालिया घटनाओं पर लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसी भरोसे पर आप 3.0 का दावा कर रहे हैं? अपने काम के भरोसे पर 3.0 का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप नोटबंदी पर वोट नहीं मांग रहे हैं? क्यों आप GST पर वोट नहीं मांग रहे हैं? या जो भी आपने आर्थिक सुधार के कदम उठाए उनके आधार पर आप वोट नहीं मांग रहे हैं? उसमें क्यों अहिचक है? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बात थी
जो विपक्ष इन दिनों में उठा रहा था मामला, और कुछ मामले ऐसे थे जो कंटिन्यू उठा रहे थे, उसका जवाब मुझे लगता है कि उन्होंने आज सदन के माध्यम से दिया। उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। आरक्षण वाली बात नहीं, आरक्षण वाली जैसे बात आपने कहा कि वो तो बाहर का मुद्दा था जो आपने आज राज्यसभा में खींच लाया है। नहीं, इसलिए था कि इन्होंने कहा कि 50% की कैपिटल जो है जो हटानी चाहिए। राहुल गांधी ने बाहर था ना, है ना, वो तो सदन के बाहर था। नहीं, सदन के बाहर था, लेकिन सदन में हुई बहस का जवाब नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि इस बारे में यदि चर्चा यदि की जाती है और ये बताया जाता है कि उस शिक्षा के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का नामांकन बढ़ा है, तो ये होता है कि इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, मोदी जी ने काम किए हैं। लोकल 4 की बात करते हैं कि सर लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात तो उन्होंने कही। 2 सेकंड आप जब ये कह रहे हैं कि आप 400 पार करेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन ये है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, या रीजन ये है कि कांग्रेस ऐसी है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखो कि हमने काम किया, अब ये किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, 6000 मिल रही है, कंटिन्यू हम दे रहे हैं, ऐसे ब्रेकिंग ही नहीं दे रहे हैं। यूपी का आपने वाला वीडियो देखा जिसमें एक महिला को जब चाबी पकड़ाई जा रही थी, उसने कहा कि मुझे 30,000 रुपए देने पड़े? नहीं, मैं बताऊं, कोई अपवाद स्वरूप कोई उदाहरण आते हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने उसमें कहा कि हम वापस से आएंगे 24 के अंदर दोबारा आएंगे, तो हमारा रोड मैप क्या है, हमारा बाजार के अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल क्या है और उसके अलावा घरों के अंदर सौर ऊर्जाएं लगेगी, उसका एक रोड मैप दिया है, वंदे मातरम का दिया है, जल का दिया है। बीकानेर ईवी को अपनाने में बहुत पीछे है, आप कहां बीकानेर में उसके प्रति लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं ना कि आपका कॉन्फिडेंस 400 वाला या 3.0 वाला कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? मोदी सरकार के 10 साल का काज, या फिर विपक्ष का इस तरह का होना? नहीं, जब हम काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। 303 सीटें ऐसे नहीं मिलती है, और जहां तक कांग्रेस का जैसे 40 वाला आ रहा है, अब ये विपक्ष की करे, हम कौन मना करता है? अब जैसे कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जहर घोलने का काम कर रहे हैं, यूसीसी पर ये पहले तो ट्रम्प लेते साहब यूसीसी लेके नहीं आना चाहिए था, कल से इनका नरम हुआ कि साहब यूसीसी तो ठीक है आ गई है, लेकिन आने का जो ट्रम्प है, जो समय पर आया वो गलत है। उत्तराखंड सरकार लेके आई है, वहां तो 22वां कमीशन चल रहा है, उसकी रिपोर्ट आएगी। नहीं, वैसे भी उत्तराखंड सरकार का वो जहर घोलने का काम तो ये कांग्रेस करती है। पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके घोषणा पत्र में था, वो उस पर कब कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, इनको लगता है सब टाइमिंग जब हो रही है, जो आर्टिकल 370 की आती है तो बात टाइमिंग रोकी जाती है। अब जैसे अभी 7 दिन पहले 8 दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि हम सीएए ले आएंगे 7 दिन के अंदर, कहां ला पाए? तो फिर इस तरीके से तो झूठ भी साबित होती है ना गारंटियां। नहीं, मैं देखो सीए का विरोध कौन कर रहे हैं? जहर का काम ये विरोध कौन करने के लिए कोई था ही नहीं नहीं ना। अगर आप बोलने का काम ये करते हैं ना, और बोला तो आपके केंद्रीय मंत्री ने, इन्होंने कहा कि आंकड़ों की बात करी, तो आंकड़े मुझे लगता है कि यूपी के साल के 10 साल के हो या मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल के, तो आंकड़ों का तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। एक राउंड और लेना चाहता हूं मैं राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, मुझे कई बार लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे किस्मत की बात या सबसे खुशकिस्मती की बात हम कह लें तो वो ये है कि उनके सामने कांग्रेस है, आप समझिए, और कांग्रेस के लिए सबसे विकट स्थिति यह है कि उनके सामने बीजेपी है। देखिए, अब जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी कह रहे थे हमारी 400 से अधिक सीटें थी, लेकिन हमने कभी उसका घमंड नहीं किया। मोदी जी तो मोदी जी सदन में बोले हैं कि जो है 1975 का वो समय याद है क्या, जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, अखबारों को सबको जो है उन पे ताला लगा दिया गया था। अब बताइए ये झूठी बातें हैं क्या? राजकुमार जी क्यों गुमराह कर रहे हैं यहाँ ये कह करके कि 400 से अधिक सीटें होने पर भी हमने जो है किसी तरह का घमंड नहीं किया। देखिए, कांग्रेस की जो कमियां हैं वो मोदी को ताकतवर बना रही हैं। कांग्रेस की असफलताएं वो धड़ल्ले से बताते हैं सदन में, और कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पाती है, या तो वॉकआउट कर देती है, या फिर जो है ये कहते हैं कि भाई जो है मोदी तो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। आप बताइए, ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि कांग्रेस 40 भी नहीं ला पाएगी, या आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, तो आप बताइए इसमें मोदी का कहां दोष है? गठबंधन तो इन्होंने किया था, अब वो गठबंधन चला नहीं। अब ये देश के लिए गठबंधन था या इनकी अपनी कुर्सी का गठबंधन था, ये तो देश देख रहा है। राजकुमार जी, ये बात तो सच है ना कि किसी का मजाक तभी उड़ता है जब मजाक उड़ने का मौका दिया जाए। गठबंधन को लेकर तो आपने खुद ही मजाक उड़ने का मौका बना दिया। गठबंधन कहां है, क्या है? आज जयंत चौधरी के हटने की बात आ रही है, आर्य चंद्रबाबू नायडू एनडीए में जा सकते हैं, तो फिर गठबंधन कहां है, क्या है? मध्य प्रदेश में 5 सीटें अखिलेश को दे देते तो ये सारा ऐसा माहौल होता। जयंत चौधरी पे कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, वो क्यों जा रहे हैं? सबको अपना डर लगा रहता है, और आज
सब लोग अच्छे की तरफ दौड़ने में चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अच्छे में है ना, सूखे में खड़ी है तो सब सूखे की तरफ दौड़ना चाह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अगर गीले में खड़ी है तो गीले के साथ खड़े होना भी अगर कोई चाहता है तो उसको एजेंसी को डर लगता है कि सुबह बिना नंबर की या टैक्सी नंबर की सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी ऐसे तो आप लोगों को जोड़ ही नहीं पाएंगे। लगातार डर हो रहा है ये, नहीं पर हर आदमी देख रहे हो आप। नहीं पर ये चेहरे नहीं साहित्यकार दो जेलों में पड़े सेकंड हैं। राजकुमार जी एक बात बताइए, ममता बनर्जी बंगाल में जिस हद तक बीजेपी से लड़ रही है उस हद तक कांग्रेस देश के किसी भी हिस्से में बीजेपी से नहीं लड़ पाई है, तो वो तो नहीं डरी, पर वो आपके साथ नहीं खड़े होना चाहती, कुछ तो कारण होगा ना। ममता जी अभी 15-20 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री से मिलकर गई थी ना, अरे गुफ्तगू भाई, हुई थी ना 1 घंटे की, लगभग 45 मिनट की देश के गुफ्तगू हुई थी। प्रधानमंत्री से तो अशोक गहलोत भी मिले थे, नहीं मिले थे क्या? मिले थे, लेकिन उसके बाद ही उनका टोन क्यों चेंज हुआ? हाँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाती आई थी, हमेशा निभाती रहेगी और विपक्षी पार्टियों को हमेशा अंतिम सांस तक कोशिश करेगी सब लोग मिलकर के भारतीय जनता क्यों पार्टी का सफल नहीं हो मुकाबला रहे? करें और देश अच्छा, को- अगर प्रयास सफल नहीं हो रहे तो उसका कारण सिर्फ बीजेपी तो नहीं होगी ना, आत्मचिंतन भी तो करना पड़ेगा ना, आप भी तो कारण हो सकते हैं। कारण मैंने कहा ना स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट करके बैठी हुई है, मैं कह रहा हूं जो भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलेगा, हाँ। अंदर चलो। आपने देखा महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ था, देश के प्रधानमंत्री राजकुमार और भारत की सरकार कुछ राजकुमार नहीं बोल पाई थी, राजकुमार क्योंकि उनको वो बोलना ही नहीं था। राजकुमार जी, आप यहां पर देश की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप स्टूडियो से निकल के अपने घर तक पहुंचेंगे, आपको रास्ते में कहीं नहीं रोका जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? या कांग्रेस के एक प्रवक्ता साल भर डिबेट्स में बैठकर क्या बीजेपी सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलते? रोज घर जाते हैं ना, तभी तो अगले दिन डिबेट्स के लिए दोबारा स्टुडियो में आप आते हैं। मैं वही कह रहा हूं सपलिन जी, आप देख रहे हो सारे पत्रकारों की क्या स्थिति होगी है, सारे चैनल्स की क्या स्थिति होगी है, सारे देश में जो उद्योगपतियों की क्या स्थिति होगी, साहित्यकारों की क्या स्थिति होगी, लेखकों की क्या स्थिति होगी है, पूरा देश जा रहा है। सच्चाई स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, कई जगहों पर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कई जगह पर लालच और लोभ होते हैं, मुझे नहीं है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को जिससे जो सवाल पूछना है राजकुमार जी, मैं पूछ लेता हूं। मैं इस बात की तो आपको गारंटी दे रहा हूं। हाँ, बीडी तपासे ने भजनलाल जी को बिना किसी बहुमत के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाती थी। राजकुमार जी भूल गए हैं क्या कितना कितना लोकतंत्र के खिलाफ इन्होंने किया है? नहीं, और दूसरा देखिए, मैं उस पचड़े में भी नहीं जाना चाहता कि अब से कुछ दिनों पहले तक किसी तरह की डिबेट्स में क्या किस तरह की खबरें चलानी है, किस तरह की खबरें नहीं चलानी है, इसका आदेश कहां से और किसके अंडर में निकला करता था। अभी कुछ दिनों पहले तक इसी प्रदेश में, हम उस पचड़े में ना भी जाएं। जिसको जो सवाल पूछना है उसको पूछने का हक है, वो पूछ लेगा। अशोक जी, मेरा आपसे सवाल है। अशोक जी, बहुत सिंपल सा मेरा आपसे सवाल है, मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, हालांकि आप एक बार इस बात को टाल चुके हैं। 3.0 भी आएगा तो सरकार इसी तरह से चलने वाली है जिस तरह से चलने वाली है, ठीक है? उसमें विपक्ष की भूमिका कहां है? अगर आप विपक्ष का मजाक उड़ाते रहेंगे तो विपक्ष कभी भी कैसे भी कंस्ट्रक्टिव हो कैसे पाएगा? देखो, विपक्ष का मजाक कोई नहीं उड़ाता है, तो आप ही उड़ा रहे हैं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम तो वस्तु स्थिति है वो बात बताते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। अब ये कह रहे हैं साहब क्यों देखो, छोड़ के जा रहे हैं? वस्तु स्थिति हम क्या- बताना एक तरीका वस्तु होता है, स्थिति लोग भी वस्तु देख स्थिति रहे हैं। बताने का एक तरीका होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप यदि तंज compare- के साथ, शायरियों के साथ, चीजों के साथ अगर उसे डाल दें तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रह गया ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं बताऊं, यदि खड़गे साहब कोई बयान देते हैं और वो कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसे लगता है कि कोई डॉग्स के बारे में कहते हैं, तो मतलब पब्लिक डोमिनियन में होता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो भी इसकी देखता है कि ये किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, ये बात तो चलती है। अब इस चीज की यदि चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि ये चर्चा तो इनको खुद को देखना चाहिए कि अपना कैंडिडेट हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा होना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे कार्य को प्रति तो हम देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी देखती है, लेकिन ये क्या क्यों जा रहे हैं? अभी क्यों जा रहे हैं तो ये तो आप सोचो क्यों जा रहे हैं। आपका ममता जी से अच्छा चल रहा था, कंटिन्यू 6-7 महीने से बातचीत चल रही थी, आपको 2 सीटें क्यों दे रही हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए क्यों जा रहे हैं, क्यों आपके साथ क्यों रहे? नहीं, पर आप कह रहे हैं कि वहां पर तो साथ डिस्कशन लेकर हो भी के रहा है। मोदी जी नहीं चल वहां रहे पर हैं, तो डिस्कशन हो भी रहा है। एनडीए आप में कौन क्या हो से रहा है? साथ लेके चल रहे हो आपके गठबंधन को? नहीं, एनडीए में क्या हो रहा है? एकाएक ये खबरें कहां से आ रही हैं कि एनडीए की ओर से 5 सीटें जयंत चौधरी को दिए जाने की बात चल रही है? ये सब कहां से आ रहा है? जबकि अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में भी जयंत चौधरी कभी इतनी सीट नहीं ला पाए। कहां से आ रही है ये बातें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि पब्लिक डोमिनियन में कोई बात आती है, चाहे मीडिया में आती हो या कुछ आती हो, तो उसकी एक चर्चाएं होती है और मीडिया उस पर चलाता भी है, लेकिन हम उसको कटाक्ष नहीं करते। आप जो कह रहे हैं कि साहब मीडिया का जो किस प्रकार से हो रहा है, वो आपने बताया कि 2-3 महीने पहले क्या कैसे न्यूज आती थी। सर अब देखो, अगर आप आपका भी बुलवाना चाहते हो तो मैं वो भी बोल सकता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा तो मैं बता रहा हूँ कि इस चीज पर मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, ठीक है। दूसरा बताऊँ, यदि LIC के शेयर बढ़ जाते हैं, ये कहते हैं ना LIC के शेयर बढ़ गए, अब सब LIC को बेच दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अच्छे काम का स्वागत करने का मौका विपक्ष को क्यों नहीं मिल पाता? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो बातें कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, सदन में कर रहे थे,
अरे भाई, और अगर आपके BSNL के अच्छे बारे में काम बताया है, प्रधानमंत्री जी ने, हाँ बीएसएनएल के बारे में पूरा बताया, ठीक है। कि बीएसएनएल को किस प्रकार से आप बीएसएनएल के अंदर 4G 2G आ रहा है, 4G आ रहा है, 5G आ रहा है, और प्राइवेट कंपनियां आती है। आज जैसे मान लो चैनल के ऊपर BSNL कौन चैनल यूज आई कर ना, रहा है? चैनल में आज BSNL चैनल कौन यूज आपका कर चैनल रहा है? आया, हाँ। चैनल आ रहा है, सारे और भी चैनल चल रहे हैं, चलिए ठीक और है, दूरदर्शन भी चल ठीक रहा है। है। लास्ट तो कमेंट में प्लेटफॉर्म लूंगा, तो चलेगा। लास्ट कमेंट में आपको मैं लूंगा। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट इस वे में चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या उसके पीछे सचमुच कुछ है, या इसे कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस दलील में कुछ है? नहीं नहीं, देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है, वोकल से जो है लोकल से वोकल की जो बात कही, और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में हेलीकॉप्टर बनाने की जो है वो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो तैयारी कर चुकी है, और हेलीकॉप्टर निर्यात होंगे। आप देखिए, कभी सोचा नहीं था इस देश ने कि यहाँ से हेलीकॉप्टर निर्यात होंगे। तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री जी का, और काम हो रहा है। ऐसे केवल कपोल कल्पित बातें नहीं है। आप देखिए, हमारे तीर्थ स्थलों का किस तरह से उनका जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से बनाए जा रहे हैं। आप देखिए रेलवे का किस तरह विस्तार हो रहा है। आप देखिए जो है एयरपोर्ट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गए। किस क्षेत्र में देश तरक्की नहीं कर रहा है? ये केवल बातें नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के पीछे उनके पास वजह है। अब देखना यह है कि कॉन्फिडेंस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल।